हेलो दोस्तों, आराध्या अकेडमी के यूट्यूब चैनल में आप सभी का स्वागत है। दोस्तों, आरपीएससी द्वारा आयोजित फर्स्ट ग्रेड शिक्षक भर्ती परीक्षा 2024 के नवीनतम पाठ्यक्रम के अनुसार दोस्तों प्रथम पेपर यानी कि फर्स्ट पेपर के लिए मॉडल पेपर की टेस्ट सीरीज शुरू की गई थी, जिसमें अपने 6 मॉडल पेपर है वो कंप्लीट हो चुके हैं। आज अपना इसमें 7वां नंबर का मॉडल पेपर है। दोस्तों, कुल 75 प्रश्न इसमें शामिल किए गए हैं और हूबहू आपको ऐसा ही पेपर है वो परीक्षा में देखने को मिलेगा। दोस्तों, अगर आपने पिछले 6 मॉडल पेपरों का अगर टेस्ट नहीं दिया है तो आप प्ले लिस्ट में जाइए, वहां पे आपको फोल्डर मिल जाएगा फर्स्ट ग्रेड फर्स्ट पेपर मॉडल पेपर के नाम से आपको वहां फोल्डर मिलेगा। तो आप वहां जाकर पिछले मॉडल पेपरों का टेस्ट है वो अवश्य दें। और आराध्या अकेडमी के यूट्यूब चैनल को अगर आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब जरूर करें, बेल आइकन को दबाएं, वीडियो को लाइक और अपने दोस्तों के पास में शेयर जरूर करें। तो चलिए दोस्तों, शुरू करते हैं आज का अपना 7 नंबर का मॉडल पेपर। देखिए, हूबहू आपको ऐसा ही पेपर है वो परीक्षा में देखने को मिलेगा, सेम टू सेम। देखिए, पहला प्रश्न, शुरुआत के जो अपन 15 प्रश्न है वो दोस्तों भारतीय इतिहास, राजस्थान इतिहास और राजस्थान कला संस्कृति से संबंधित पढ़ेंगे। और पैटर्न, परीक्षा का पैटर्न यही रहने वाला है, कोई भी झंझट नहीं होगा इसमें, ठीक है। देखिए, गुप्त काल में किसने सुदर्शन झील का पुनर्निर्माण करवाया था? गुप्त काल में सुदर्शन झील का निर्माण है वो किसने करवाया था? तो दोस्तों, इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? वो है इसमें, देखिए अब इसमें मैं आपको एक चीज बता देता हूं। देखिए, सुदर्शन झील का जो निर्माण है, ठीक है, उस किसने करवाया था? तो चंद्रगुप्त मौर्य के समय सौराष्ट्र प्रांत के राज्यपाल पुष्यगुप्त वैश्य ने दोस्तों सुदर्शन झील का निर्माण करवाया था, ठीक है। और इस झील का जो जीर्णोद्धार है, ठीक है, वो करवाया था दोस्तों मौर्य शासक अशोक के समय सौराष्ट्र का राज्यपाल तुषारूप ने दोस्तों इस झील का जीर्णोद्धार करवाया था। और पुनः निर्माण है वो करवाया था दोस्तों चक्रपालित के द्वारा। ये आपको इसमें याद रखना है। तो यहाँ पर है, इसमें राइट आंसर डी नंबर का जो ऑप्शन है वो इसका बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। गिरनार का पुरपति चक्रपालित के द्वारा इसका पुनः निर्माण है वो करवाया गया था, ठीक है, याद रखना। और ये सौराष्ट्र गवर्नर पर्णदत्त का पुत्र है ये। तो यहाँ पर डी नंबर ऑप्शन बिल्कुल सही। सेकंड नंबर का प्रश्न है, इसमें देखिए, गांधी से हुए पूना समझौते पैक्ट पर निम्न में से किसने हस्ताक्षर किए थे? गांधी से हुए पूना पैक्ट यानी कि पूना समझौते पर निम्न में से किसने हस्ताक्षर किए थे? तो वो किए थे दोस्तों अंबेडकर ने, भीमराव अंबेडकर ने। तो राइट आंसर हो जाएगा ए नंबर ऑप्शन बिल्कुल सही। तो दोस्तों, तारीख है 26 सितंबर 1932 को। दोस्तों, मदन मोहन मालवीय, राजेंद्र प्रसाद, पुरुषोत्तम दास, सी राजगोपालाचार्य के प्रयासों से दोस्तों गांधी यानी कि महात्मा गांधी और भीमराव अंबेडकर के बीच पूना समझौता हुआ था, जो पूना पैक्ट कहलाया, ठीक है। राइट आंसर हो जाएगा ए नंबर ऑप्शन बिल्कुल सही। 3 नंबर का प्रश्न है, इसमें देखिए, सूची फर्स्ट को सूची सेकंड के साथ में सुमेलित करना है। सूची फर्स्ट में राज्य है और सूची सेकंड में एजेंट है। दोस्तों देखिए, जोधपुर राज्य का जो पॉलिटिकल एजेंट था वो कौन था? तो दोस्तों वो था मेक मोशन, ठीक है। और उदयपुर राज्य का पॉलिटिकल एजेंट कौन था? तो दोस्तों वो था कैप्टन सोवर्स। और भरतपुर का दोस्तों कैप्टन मॉरिसन है वो दोस्तों भरतपुर राज्य का पॉलिटिकल एजेंट था। और सिरोही का पॉलिटिकल एजेंट जेडी हॉल। तो यहाँ पर इस प्रश्न का राइट आंसर क्या हो जाएगा? वो है दोस्तों 3-2-1-4 इसका राइट आंसर हो जाएगा इसमें। तो सी नंबर का जो ऑप्शन है वो इसका बिल्कुल सही। आगे देखिए, 4 नंबर का प्रश्न है, रामकृष्ण मिशन की स्थापना की थी। रामकृष्ण मिशन की स्थापना है वो किसने की थी? तो स्वामी विवेकानंद ने रामकृष्ण मिशन की स्थापना है वो की थी। यहाँ पर बी नंबर का जो ऑप्शन है वो इसका बिल्कुल सही उत्तर इसमें हो जाएगा, याद रखना। आगे देखिए दोस्तों, यहाँ पे 5 नंबर का प्रश्न है, निम्न में से किस एक स्थल से मिट्टी का पैमाना व सूती वस्त्र में लिपटा हुआ तांबे का उस्तरा प्राप्त हुआ है? निम्न में से किस एक स्थल से मिट्टी का पैमाना व सूती वस्त्र में लिपटा हुआ तांबे का उस्तरा प्राप्त हुआ है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा वो है कालीबंगा। यहाँ पर सी नंबर का जो ऑप्शन है वो इसका बिल्कुल सही, कालीबंगा, ठीक है, याद रखना, कालीबंगा से। आगे देखिए, 6 नंबर का प्रश्न है, ललित विग्रहराज के रचयिता सोमदेव किस चौहान शासक के दरबार में थे? बताइए, ललित विग्रहराज के रचयिता सोमदेव किस चौहान शासक के दरबार में थे? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा वो है विग्रहराज चतुर्थ के दरबार में थे दोस्तों ये।
राइट आंसर हो जाएगा यहाँ पे सी नंबर का जो ऑप्शन है वो इसका बिल्कुल सही उत्तर इसमें हो जाएगा, याद रखना, ठीक है। और आप सभी को पता है विग्रहराज चतुर्थ का जो शासनकाल है वो चौहान शासनकाल का स्वर्ण युग माना जाता है। सी नंबर ऑप्शन बिल्कुल सही। इनको बिसलदेव के नाम से भी जाना जाता है, विग्रहराज चतुर्थ को। आगे देखिए, रणथंबोर के हमीरदेव ने अलाउद्दीन खिलजी के किन विद्रोहियों को शरण दी थी? रणथंबोर के हमीरदेव ने अलाउद्दीन के किन विद्रोहियों को शरण दी थी? तो दोस्तों देखिए, वो थे दोस्तों मोहम्मद शाह व केहबरू। मोहम्मद शाह व केहबरू इनको शरण दी थी दोस्तों। किसने? हमीरदेव ने, ठीक है। रणथंबोर का चौहान शासक था ना हमीरदेव चौहान, उसने दोस्तों अलाउद्दीन खिलजी के विद्रोही मोहम्मद शाह व केहबरू को शरण दी थी। राइट आंसर हो जाएगा यहाँ पे डी नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही। आगे देखिए, 8 नंबर का प्रश्न है, किस राजपूत मनसबदार को अकबर ने फरजंद की उपाधि व 7,000 का मनसब प्रदान किया था, किसी अन्य हिंदू शासक को प्राप्त नहीं था? बताइए, अकबर ने किस शासक को फरजंद की उपाधि भी दी थी और 7,000 का मनसब भी प्रदान किया था, और ये 7,000 का मनसब है वो अन्य किसी हिंदू शासक को प्राप्त नहीं था? तो यहाँ पर इसका राइट आंसर हो जाएगा, वो है कछवाहा शासक राजा मान सिंह प्रथम को ये 7,000 का मनसब भी प्रदान किया था और फरजंद की उपाधि भी प्रदान की थी। यहाँ पर बी नंबर ऑप्शन सही उत्तर। 9 नंबर का प्रश्न इसमें देखिए, मत्स्य संघ के प्रधानमंत्री थे, तो दोस्तों मत्स्य संघ के प्रधानमंत्री कौन थे? राइट आंसर हो जाएगा वो है शोभाराम कुमावत है, ये मत्स्य संघ के प्रधानमंत्री थे। डी नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही। 10 नंबर का प्रश्न इसमें देखिए, निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? कौन सा कथन सही है वो अपने को यहाँ पर बताना है। देखिए, गौरीशंकर उपाध्याय ने सेवाश्रम स्थापित कर खादी का प्रचार किया। गौरीशंकर उपाध्याय ने सेवाश्रम स्थापित कर खादी का प्रचार किया, बिल्कुल सही है। भोगीलाल पांड्या ने ठक्कर बापा की प्रेरणा से 1935 ईस्वी में हरिजन सेवा संघ की स्थापना की, तो दोस्तों ये भी बिल्कुल सही है। भोगीलाल पांड्या ने ठक्कर बापा की प्रेरणा से 1935 ईस्वी में हरिजन सेवा संघ की स्थापना की, बिल्कुल सही बात है। आगे देखिए, यहाँ पे सी नंबर का माणिक्यलाल वर्मा ने 1935 ईस्वी में डूंगरपुर में खांडलाई आश्रम स्थापित कर भीलों में शिक्षा का प्रचार किया, तो दोस्तों ये भी बिल्कुल सही है इसमें। तो यहाँ पर इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा उपरोक्त सभी। डी नंबर का जो ऑप्शन है वो इसका बिल्कुल सही उत्तर इसमें हो जाएगा। 11 नंबर का प्रश्न इसमें देखिए, राजस्थान के प्रमुख संत तथा उनके द्वारा स्थापित संप्रदायों के संबंध में कौन सा युग्म सही नहीं है? राजस्थान के प्रमुख संत तथा उनके द्वारा स्थापित संप्रदायों में से दोस्तों कौन सा एक युग्म है वो सही नहीं है, वो अपने को यहाँ पर बताना है। दोस्तों यहाँ पर देखिए, रामचरण जी के द्वारा राम स्नेही संप्रदाय की स्थापना की गई, बिल्कुल सही है। लालगिरी के द्वारा अलखिया संप्रदाय की स्थापना की गई, बिल्कुल सही है। हरिदास जी के द्वारा निरंजनी संप्रदाय की स्थापना की गई, बिल्कुल सही है। नवलदास जी के द्वारा गूदड़ संप्रदाय, गलत हो जाएगा दोस्तों। नवलदास जी के द्वारा नवल संप्रदाय की स्थापना है वो की गई थी, और इनका जो मुख्य मंदिर है वो जोधपुर में है। और ये जो गूदड़ संप्रदाय यहाँ पर दे रखा है, ठीक है, इस संप्रदाय की के प्रवर्तक थे वो दोस्तों संत दास जी थे। कौन? संत दास जी। तो यहाँ पर ये गलत हो जाएगा, डी नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही उत्तर। आगे देखिए, यहाँ पे 12 नंबर का प्रश्न है, किशोरी महल कहाँ स्थित है? बताइए, किशोरी महल कहाँ पर स्थित है? तो दोस्तों किशोरी महल है वो भरतपुर में स्थित है। यहाँ पर बी नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। किशोरी महल, दादी माँ का महल, जवाहर बुर्ज, फतेह बुर्ज, ये कहाँ है? तो दोस्तों ये लोहागढ़ दुर्ग भरतपुर में है। यहाँ पर बी नंबर ऑप्शन सही। 13 नंबर का प्रश्न है इसमें देखिए, त्योहारों का आगमन व समापन किन त्योहारों के साथ माना जाता है? त्योहारों का आगमन व समापन किन त्योहारों के साथ माना जाता है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा वो है दोस्तों श्रावण तीज। आप सभी को पता है, ये तो सभी को पता होगा दोस्तों, तीज त्योहार बावड़ी ले डूबी गणगौर, ठीक है, ले डूबी गणगौर, यानी कि आपने वो कहावत तो सुनी है, मैंने बताई, तीज त्योहार बावड़ी, यानी कि श्रावण तीज से तो त्योहारों का आगमन होता है और गणगौर पर समाप्त हो जाता है। तो यहाँ पर इसमें राइट आंसर डी नंबर ऑप्शन हो जाएगा। आगे देखिए, किसी के देहावसान पर शमशान ले जाते समय रास्ते में अर्थी पर पैसे फेंके जाते हैं, उसे कहते हैं? किसी के देहावसान पर शमशान ले जाते समय रास्ते में अर्थी पर पैसे फेंके जाते हैं, उसे कहते हैं, तो उसे क्या कहते हैं? तो दोस्तों उसे
बखेर बोलते हैं। क्या बोलते हैं? बखेर। यहाँ पर बी नंबर का जो ऑप्शन है वो इसका बिल्कुल सही, बखेर बोलते हैं। 15 नंबर का प्रश्न इसमें देखिए, निमाड़ी एवं रागड़ी किस बोली की विशेषता है? निमाड़ी एवं रागड़ी किस बोली की विशेषता है? तो दोस्तों ये मालवी बोली की विशेषता है। यहाँ पर डी नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही, मालवी बोली की विशेषता है। अब अपन है वो 10 प्रश्न है वो दोस्तों करंट अफेयर से संबंधित पढ़ेंगे। देखिए, हरियाणा स्टीलर्स ने प्रो कबड्डी लीग के किस संस्करण में खिताब जीता है? बताइए दोस्तों, हरियाणा स्टीलर्स ने प्रो कबड्डी लीग के किस संस्करण का खिताब जीता है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों, ये जीता है इन्होंने, जो अभी खिताब जीता है, ठीक है। और ये खिताब कौन से संस्करण का जीता है? तो दोस्तों ये 11वें संस्करण का, ठीक है। तो यहाँ पे जो प्रो कबड्डी लीग है वो 11वीं संस्करण है, उसको जीता है दोस्तों। यहाँ पर बे नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा, ठीक है। आगे देखिए दोस्तों, यहाँ पे देखिए, हेमंत मुदप्पा ने इंडिया नेशनल मोटरसाइकिल ड्रैग रेसिंग चैंपियनशिप में कौन सा रिकॉर्ड बनाया है? दोस्तों हेमंत मुदप्पा ने इंडिया नेशनल मोटरसाइकिलिंग ड्रैग रेसिंग चैंपियनशिप में कौन सा रिकॉर्ड बनाया है? तो दोस्तों बताइए कौन सा रिकॉर्ड? तो ये 15वां राष्ट्रीय खिताब जीता है दोस्तों, इन्होंने ये रिकॉर्ड बनाया है। तो यहाँ पर इसमें राइट आंसर बे नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही उत्तर इसमें हो जाएगा, ये आपको इसमें याद रखना है, ठीक है। आगे देखिए दोस्तों, यहाँ पे 18 नंबर का प्रश्न है, ऑस्ट्रेलिया में शतक लगाने वाले सबसे कम उम्र के भारतीय खिलाड़ी कौन बने हैं? ऑस्ट्रेलिया में शतक लगाने वाले सबसे कम उम्र के भारतीय खिलाड़ी कौन बने हैं? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा वो है इसमें दोस्तों नीतीश रेड्डी, ठीक है। यहाँ पर बे नंबर का जो ऑप्शन है वो इसका बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा, याद रखना, ठीक है। आगे देखिए, यहाँ पे 19 नंबर का प्रश्न है, दिसंबर 2024 में दूसरी बार महिलाओं की विश्व रैपिड और ब्लिट्ज शतरंज चैंपियनशिप किस भारतीय खिलाड़ी ने जीती? दिसंबर 2024 में दूसरी बार महिलाओं की विश्व रैपिड और ब्लिट्ज शतरंज चैंपियनशिप किस भारतीय खिलाड़ी ने जीती? तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो है दोस्तों इसमें कौन सा, बताइए। तो दोस्तों ये जीती है कोनेरू हम्पी, कोनेरू हम्पी, ठीक है। राइट आंसर हो जाएगा यहाँ पे ए नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा, कोनेरू हम्पी, ये भारतीय खिलाड़ी है, ठीक है। और ये भारत की ग्रैंड मास्टर है। आगे देखिए दोस्तों, यहाँ पे 20 नंबर का प्रश्न है, राजस्थान सरकार ने पिछली सरकार द्वारा बनाए गए कितने जिलों को रद्द कर दिया है? तो दोस्तों बताइए, राजस्थान सरकार ने पिछली सरकार यानी कि कांग्रेस सरकार द्वारा जो जिले बनाए गए थे 17 जिले, तो उनमें से कितने जिलों को रद्द कर दिया है? तो दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाएगा 9 जिलों को। यहाँ पर बे नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही, 9 जिलों को। 21 नंबर का प्रश्न इसमें देखिए, भारत का पहला स्नातक माइनर कार्यक्रम किस क्षेत्र में शुरू किया गया है? बताइए दोस्तों, भारत का पहला माइनर कार्यक्रम किस क्षेत्र में शुरू किया गया है? तो दोस्तों इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो शुरू किया गया है दोस्तों, बताइए। तो ये क्वांटम टेक्नोलॉजीज में, तो यहाँ पर इसका राइट आंसर हो जाएगा बे नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही। आगे देखिए 22 नंबर का प्रश्न है, बाल्कन ब्लूज किस देश की पारंपरिक संगीत शैली है? बाल्कन ब्लूज किस देश की पारंपरिक संगीत शैली है? तो दोस्तों इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो है इसमें बोस्निया, ठीक है। इसका राइट आंसर हो जाएगा ए नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही, बोस्निया। आगे देखिए दोस्तों, यहाँ पे 23 नंबर का प्रश्न है, रूस ने काला सागर में संघीय आपातकाल क्यों घोषित किया? रूस ने काला सागर में संघीय आपातकाल क्यों घोषित किया? तो दोस्तों इसका जो राइट आंसर हो जाएगा, ये घोषित किया है दोस्तों तेल रिसाव के कारण, तेल रिसाव के कारण। यहाँ पर बे नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा, तेल रिसाव के कारण। आगे देखिए 24 नंबर का प्रश्न है, संयुक्त सैन्य अभ्यास सूर्यकिरण का आयोजन किस देश में हो रहा है? भैया बताइए दोस्तों, संयुक्त सैन्य अभ्यास सूर्यकिरण का आयोजन है वो किस देश में हो रहा है? तो यहाँ पर इसका राइट आंसर हो जाएगा वो है नेपाल में। यहाँ पर बे नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा, नेपाल में। आगे देखिए, लोकसभा चुनाव 2024 में कितने महिलाओं ने चुनाव लड़ा? लोकसभा चुनाव 2024 में कितने महिलाओं ने चुनाव लड़ा? इसका राइट आंसर हो जाएगा 800 महिलाओं ने दोस्तों चुनाव लड़ा।
तो यहाँ पर अपना इसमें राइट आंसर हो जाएगा 6 नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही। ठीक है, ये आपको इसमें याद रखना है। बहुत ही अच्छा प्रश्न है। लोकसभा चुनाव में दोस्तों कितनी महिलाओं ने चुनाव लड़ा? तो 800 महिलाओं ने दोस्तों चुनाव लड़ा, और सबसे ज्यादा महिलाएं हैं वो दोस्तों महाराष्ट्र के चुनाव में लड़ी थी। 111 महिलाएं महाराष्ट्र से, अकेले महाराष्ट्र से 111 महिलाएं हैं वो उम्मीदवार थी। ठीक है, ये आपको इसमें याद रखना है। अब दोस्तों अपन है वो 5 प्रश्न है वो दोस्तों करण देखिए हिंदी व्याकरण से संबंधित पढ़ेंगे। अपन ने 10 प्रश्न तो करंट अफेयर से संबंधित पढ़ लिए हैं, अब अपन 5 प्रश्न हिंदी व्याकरण से संबंधित। देखिए, उज्जवल का हिंदी में जो संधि विच्छेद है वो क्या होगा? बताइए, उज्जवल का सही संधि विच्छेद क्या है? बताइए दोस्तों। तो दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाएगा उत प्लस ज्वल। दोस्तों उत प्लस ज्वल, तो यहाँ पर ए नंबर का ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा। इसमें व्यंजन संधि का प्रयोग हुआ है। ठीक है, आगे देखिए 27 नंबर का प्रश्न है, किस शब्द में उर्दू का उपसर्ग नहीं है? बताइए कौन से शब्द में उर्दू का उपसर्ग नहीं है? तो यहाँ पर इसका राइट आंसर हो जाएगा वो है दोस्तों, देखिए बद है, इसमें ला है, ठीक है, और इसमें हर। बद, ला और हर ये दोस्तों उर्दू के उपसर्ग हैं, लेकिन यहाँ पे अव है ये दोस्तों, मैं आपको बताऊं, ये अव है, ये उर्दू भाषा का उपसर्ग है, वो नहीं है दोस्तों। ठीक है, ये आपको इसमें याद रखना है। यहाँ पर इसका राइट आंसर हो जाएगा सी नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही उत्तर इसमें हो जाएगा, ये आपको इसमें याद रखना है। ठीक है, आगे देखिए दोस्तों यहाँ पे 28 नंबर का प्रश्न है, विस्तीर्ण का सही विलोम शब्द क्या होगा? विस्तीर्ण का सही विलोम शब्द हो जाएगा दोस्तों संकीर्ण। ठीक है, यहाँ पर बी नंबर ऑप्शन बिल्कुल सही, संकीर्ण। नेक्स्ट 29 नंबर का प्रश्न है, निम्न में से किस क्रमांक में कृतज्ञ और कृतघ्न शब्द युग्म का सही अर्थ भेद है? किस क्रमांक में कृतज्ञ और कृतघ्न शब्द युग्म का सही अर्थ भेद है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा वो है दोस्तों, देखिए यहाँ पे कृतज्ञ का मतलब होता है उपकार मानने वाला। ठीक है, कृतज्ञ का मतलब होता है उपकार मानने वाला, और कृतघ्न का मतलब होता है उपकार न मानने वाला। ठीक है, तो यहाँ पर डी नंबर का जो ऑप्शन है वो इसका बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। 30 नंबर का प्रश्न इसमें देखिए, निम्नलिखित में से किस विकल्प में हिंदी समानार्थक नहीं है? निम्नलिखित में से किस विकल्प में हिंदी समानार्थक नहीं है वो अपने को यहाँ पर बताना है। दोस्तों यहाँ पर देखिए, गजट का मतलब होता है गजट। ठीक है, यहाँ पे देखिए सप्लीमेंट्री का मतलब होता है पूरक, और एकेडमिक का मतलब होता है शैक्षणिक, और प्रोविडेंट फंड वेतन निधि नहीं, प्रोविडेंट फंड का मतलब होता है भविष्य निधि। वेतन निधि इसमें गलत दे रखा है, तो यहाँ पर इसका राइट आंसर डी नंबर ऑप्शन हो जाएगा। अब अपन दोस्तों 5 प्रश्न है वो इंग्लिश ग्रामर से संबंधित पढ़ रहे हैं। देखिए, चूज द करेक्ट टेंस है वो अपने को यहाँ पर बताना है। ठीक है, यहाँ पर देखिए, आई एम सॉरी आई एनीथिंग अबाउट योर प्रॉब्लम्स। आई एम सॉरी आई एनीथिंग अबाउट योर प्रॉब्लम्स, खालिस्तान क्या आएगा? तो दोस्तों यहाँ पर आएगा इसमें डिडंट नाउ, क्या आएगा? डिडंट नाउ, आई डिडंट नाउ एनीथिंग अबाउट योर प्रॉब्लम्स। तो यहाँ पर ए नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही उत्तर इसमें हो जाएगा। ठीक है, आगे देखिए दोस्तों यहाँ पे 32 नंबर का प्रश्न है, फिल इन द ब्लैंक्स विथ सुटेबल डेटरमाइनर्स। दोस्तों अपने को खालिस्तान भरना है। यहाँ पे देखिए, 9th चैप्टर ऑफ द बुक इज वेरी इंटरेस्टिंग। 9th चैप्टर ऑफ द बुक इज वेरी इंटरेस्टिंग, तो यहाँ पे 9th के आगे क्या लगेगा? तो दोस्तों इसमें देखिए, इसमें ऑर्डिनल नंबर दे रखा है, तो ऑर्डिनल नंबर के पहले दोस्तों क्या आएगा? तो द का प्रयोग होगा। तो यहाँ पर इसमें राइट आंसर क्या हो जाएगा? द 9th चैप्टर ऑफ द बुक इज वेरी इंटरेस्टिंग, तो यहाँ पर द का प्रयोग होगा, बी नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही। 33 नंबर का प्रश्न इसमें देखिए, द वर्ड ब्लिस हैज ए मीनिंग सिमिलर टू। द वर्ड ब्लिस हैज ए मीनिंग सिमिलर टू, तो यहाँ पर इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा दोस्तों हैप्पीनेस। यहाँ पर ए नंबर का जो ऑप्शन है वो इसका बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा हैप्पीनेस। ठीक है, और ब्लिस का मतलब क्या होता है दोस्तों? मोक्ष, आनंद या परम सुख आप बोल सकते हैं। अपने को समानार्थक शब्द है वो बताना था ब्लिस का, तो हैप्पीनेस हो गया। आगे देखिए 34 नंबर का प्रश्न है, आई रेयरली
देखिए खालिस्तान दे रखा है और फिर वर्ब दे रखी है यहाँ पे कैरी। एन अम्ब्रेला, आई रेयरली कैरी एन अम्ब्रेला बट आई कैरी वन नाउ बिकॉज इट रेन। तो यहाँ पर खालिस्तान में क्या आएगा वो अपने को बताना है। तो दोस्तों इसमें देखिए प्रयोग होगा आई रेयरली कैरी एन अम्ब्रेला बट आई एम कैरिंग, बट आई एम कैरिंग वन नाउ बिकॉज इट इज रेनिंग। तो यहाँ पर अपना इसमें सी नंबर वाला जो ऑप्शन है वो इसका राइट आंसर हो जाएगा इसमें, ये आपको इसमें याद रखना है, ठीक है। आगे देखिए 35 नंबर का प्रश्न है फिल इन द ब्लैंक विथ द करेक्ट ऑप्शन। तो यहाँ पे खालिस्तान भरना है। इसमें देखिए पर्सन्स वर किल्ड इन द एक्सीडेंट, पर्सन्स वर किल्ड इन द एक्सीडेंट। तो यहाँ पर इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो है इसमें सम पर्सन आएगा, इसमें सम पर्सन, यानी कि बी नंबर का जो ऑप्शन है वो इसका बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा, सम पर्सन। अब दोस्तों यहाँ पे अपन है वो जनरल साइंस से संबंधित प्रश्न है वो पढ़ेंगे। देखिए निम्न में से कौन सा सरल उत्तक नहीं है, निम्न में से कौन सा सरल उत्तक नहीं है वो दोस्तों अपने को यहाँ पर क्या करना है बताना है। दोस्तों इसमें देखिए सरल उत्तक कौन सा नहीं है, तो इसमें देखिए मृदुतक है, स्थूल कोण उत्तक है, दृढ़ोतक है, लेकिन पोषवाह उत्तक है, ये सरल उत्तक नहीं है। यहाँ पर डी नंबर का जो ऑप्शन है वो इसका बिल्कुल सही उत्तर इसमें हो जाएगा, याद रखना, ठीक है। देखिए स्थायी उत्तक को दो भागों में विभाजित किया गया है, एक सरल उत्तक और एक जटिल उत्तक, ठीक है। तो यहाँ पर डी नंबर का जो ऑप्शन है वो इसका बिल्कुल सही। आगे देखिए मादा लिंग हार्मोन्स को कहते हैं, मादा लिंग हार्मोन्स को क्या कहते हैं, तो दोस्तों उसको कहते हैं एस्ट्रोजन। तो यहाँ पर बी नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही, एस्ट्रोजन कहते हैं। 38 नंबर का प्रश्न इसमें देखिए योग्यतम की उत्तरजीविता अवधारणा का सर्वप्रथम समर्थन किया, योग्यतम की उत्तरजीविता अवधारणा का सर्वप्रथम समर्थन किया, तो दोस्तों ये किसने किया, तो दोस्तों ये किया था डार्विन ने। यहाँ पर बी नंबर का जो ऑप्शन है वो इसका बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा, डार्विन ने। नेक्स्ट 39 नंबर का प्रश्न इसमें देखिए जैव विविधता समृद्ध क्षेत्र है, जैव विविधता समृद्ध क्षेत्र है तो वो कौन सा है, तो वह है उष्णकटिबंधीय क्षेत्र है, ये जैव विविधता समृद्ध क्षेत्र है, डी नंबर ऑप्शन बिल्कुल सही। 40 नंबर का प्रश्न इसमें देखिए ओजोन परत के नष्ट होने का मुख्य कारण है, ओजोन ओजोन परत के नष्ट होने का जो मुख्य कारण है वो कौन सा है, तो दोस्तों वो है इसमें CFC यानी कि क्लोरोफ्लोरोकार्बन। तो यहाँ पर अपना इसमें राइट आंसर क्या हो जाएगा, सी नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही, क्लोरोफ्लोरोकार्बन। आगे देखिए दोस्तों यहाँ पे अब अपन 5 प्रश्न है वो दोस्तों पॉलिटिकल साइंस से संबंधित यहाँ पे पढ़ने जा रहे हैं। देखिए निम्न में से कौन सा कथन संविधान निर्माण के लिए गठित समितियों के संबंध में सही नहीं है, बताइए निम्न में से कौन सा कथन संविधान निर्माण के लिए गठित समितियों के संबंध में सही नहीं है। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं, देखिए संघ शक्ति समिति जवाहरलाल नेहरू, बिल्कुल सही बात है। प्रारूप समिति डॉक्टर भीमराव अंबेडकर, ये भी बिल्कुल सही है। प्रांतीय संविधान समिति सरदार पटेल, ये भी बिल्कुल सही है। संचालन समिति JP कृपलानी, ये गलत हो जाएगा। दोस्तों यहाँ पे मैं आपको बताऊं संचालन समिति के जो अध्यक्ष थे वो डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद थे, यहाँ पे JP कृपलानी है वो दोस्तों इसमें गलत हो जाएगा, ठीक है। JP कृपलानी है ये दोस्तों मौलिक अधिकार उप समिति के ये अध्यक्ष है वो थे। तो यहाँ पर अपना इसमें राइट आंसर क्या हो जाएगा, डी नंबर का जो ऑप्शन है वो इसका बिल्कुल सही। आगे देखिए 42 नंबर का प्रश्न है एक राज्य में राष्ट्रपति शासन की अधिकतम अवधि हो सकती है, एक राज्य में राष्ट्रपति शासन की अधिकतम अवधि है वो दोस्तों 3 साल हो सकती है। यहाँ पर डी नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा, अधिकतम 3 साल हो सकती है, ठीक है। आगे देखिए 43 नंबर का प्रश्न है निम्न में से कौन मंत्री परिषद का हिस्सा नहीं है, मंत्री परिषद का हिस्सा कौन नहीं है, तो दोस्तों देखिए कैबिनेट मंत्री है, उप मंत्री है, राज्य मंत्री है, लेकिन संसदीय सचिव है ये मंत्री परिषद का हिस्सा नहीं होता। यहाँ पर डी नंबर ऑप्शन बिल्कुल सही। 44 नंबर प्रश्न है सबसे अधिक अविश्वास प्रस्तावों का सामना किस प्रधानमंत्री ने किया, तो दोस्तों कौन से प्रधानमंत्री ने किया, तो ये किया दोस्तों इंदिरा गांधी ने। यहाँ पर बी नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही, इंदिरा गांधी ने। आगे देखिए 1976 में 42वें संशोधन द्वारा संविधान में कितने मौलिक कर्तव्य निश्चित किए गए, 1976 में 42वें संशोधन द्वारा संविधान में
कितने मौलिक कर्तव्य निश्चित किए गए? तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो है दोस्तों कितने? तो दोस्तों वो है 10। तो यहाँ पर इसमें सी नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही उत्तर इसमें हो जाएगा, याद रखना। और 11वां जो मूल कर्तव्य है वो 86वें संविधान संशोधन 2002 में जोड़ा गया था। ठीक है, यहाँ पर सी नंबर ऑप्शन सही। आगे देखिए, अब अपन 5 प्रश्न है वो दोस्तों राजस्थान ज्योग्राफी से संबंधित पढ़ने जा रहे हैं। देखिए, राजस्थान के जिले जहां से कर्क रेखा गुजरती है दोस्तों, कर्क रेखा है वो कहां से गुजरती है? तो ये बांसवाड़ा और डूंगरपुर से गुजरती है कर्क रेखा। तो यहाँ पर अपना इसमें सी नंबर ऑप्शन सही उत्तर। आगे देखिए, निम्नलिखित को सुमेलित करना है। यहाँ पर देखिए, सूची फर्स्ट में भौतिक विभाग है और सूची सेकंड में जनसंख्या व क्षेत्रफल दे रखा है। देखिए, पश्चिमी रेतीला मैदान में कितने प्रतिशत जनसंख्या निवास करती है? तो दोस्तों 40% जनसंख्या निवास करती है और 61.11% भाग पर यह फैला हुआ है। अरावली प्रदेश है, इसमें दोस्तों 10% जनसंख्या निवास करती है और ये 9% भाग पर फैला हुआ है। पूर्वी मैदान में 11% जनसंख्या निवास करती है और 6.89% भाग पर यह फैला हुआ है। दक्षिणी पूर्वी पठार है, ये दोस्तों इसमें 11 ये पूर्वी मैदान है वो दोस्तों इसमें 39% भाग पर फैला हुआ है और इसमें दोस्तों 23% जनसंख्या है वो निवास करती है। और दक्षिणी पूर्वी पठार भाग है, ये दोस्तों 11% भाग पर फैला हुआ है और इसमें 11% जनसंख्या है और ये 6.89% पर ये फैला हुआ है। ठीक है, तो यहाँ पर अपना इसमें 1 2 4 3 इसका सही उत्तर हो जाएगा। 1 2 4 3 इसमें बिल्कुल सही। ठीक है, 1 2 4 3। तो यहाँ पर अपना इसमें बी नंबर का जो ऑप्शन है वो इसका बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। और देखिए, मैं आपको यहाँ पर बताऊं, ये जो पूर्वी मैदान है इसके अंदर 39% जनसंख्या निवास करती है और 23% भाग पर यह फैला हुआ है। यानी कि सर्वाधिक जनसंख्या है वो कौन से भाग में है? यानी कि सबसे, तो वो है पूर्वी मैदान में। देखिए, ये 23% भाग पे फैला हुआ है और जो पश्चिमी रेगिस्तान है वो दोस्तों देखिए 61.11% भाग पर फैला हुआ है और इसमें सिर्फ 40% जनसंख्या है। इसमें 23% भाग पर फैला हुआ है और इसमें 39% जनसंख्या है। यानी कि सर्वाधिक जनसंख्या दोस्तों कौन से भाग में है? पूर्वी में। ठीक है, आगे देखिए दोस्तों, यहाँ पे 2011 की जनगणना के अनुसार राजस्थान में ग्रामीण महिला साक्षरता दर है, बताइए दोस्तों। ग्रामीण महिला साक्षरता दर के बारे में पूछा गया है। तो वैसे तो जो साक्षरता दर है वो है दोस्तों कितनी? 52.1%। ठीक है, और यहाँ पे ग्रामीण का पूछा गया है तो ग्रामीण का है दोस्तों 45.8%। यहाँ पर सी नंबर का जो ऑप्शन है वो इसका बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। 45.8% ये ग्रामीण महिला साक्षरता दर है। और दोस्तों जबकि शहरी महिला साक्षरता की बात करूं तो वो है 70.7%। ठीक है, याद रखना। आगे देखिए, यहाँ पे कोपेन द्वारा प्रस्तुत जलवायु प्रदेशों में से राजस्थान में कौन सा सुमेलित नहीं है? तो कौन सा सुमेलित नहीं है वो अपने को दोस्तों यहाँ पर बताना है। देखिए, BSHW अर्धशुष्क मरुस्थल, BSHW अर्धशुष्क मरुस्थल, ये इसमें कोपेन के जलवायु वर्गीकरण में है, तो दोस्तों बिल्कुल सही है। AW ये दक्षिणी राजस्थान में है, बिल्कुल सही है। BWHW शुष्क मरुस्थल, ये भी दोस्तों इसमें क्या है? बिल्कुल सही है। यहाँ पर देखिए CWG उत्तरी राजस्थान, ये गलत हो जाएगा दोस्तों। ये CWG है, ये अरावली से पूर्व भाग, अरावली का जो पूर्व भाग है वो इसमें आता है दोस्तों। ठीक है, इसमें दोस्तों हाड़ौती, मेवात, डांग क्षेत्र है वो इसमें सम्मिलित है। ठीक है, तो यहाँ पर अपना इसमें राइट आंसर हो जाएगा उत्तरी राजस्थान, इसमें गलत दे रखा है, तो यहाँ पर डी नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही। आगे देखिए, राज्य में कुल कृषि क्षेत्रफल में सर्वाधिक किस जिले का है? कुल कृषि क्षेत्रफल में सर्वाधिक किस जिले का है? तो यहाँ पर इसका राइट आंसर हो जाएगा वो है इसमें बाड़मेर का। ए नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही। अब दोस्तों यहाँ पर देखिए, अपन जो 15 प्रश्न है वो स्कूल मैनेजमेंट से संबंधित पढ़ेंगे दोस्तों। आराध्यारस एकेडमी के यूट्यूब चैनल को अगर आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब जरूर करें। आप प्लेलिस्ट में जाओगे
तो वहां पर आपको एक फोल्डर मिलेगा फर्स्ट ग्रेड फर्स्ट पेपर मॉडल पेपर के नाम से, और उसका जो लिंक है वो मैं आपको डिस्क्रिप्शन में भी दे दूंगा, तो आप वहां जाकर भी ये क्लासें हैं वो जरूर देखें। और क्लास को लाइक नहीं किया तो एक बार सभी के सभी मित्र हैं वो मॉडल पेपर को लाइक जरूर करें। रोजाना आपको मॉडल पेपर का टेस्ट देना है, रोजाना आपको मॉडल पेपर देखने को मिलेगा और शांति से आपको देखना है, ठीक है। देखिए 51 नंबर का प्रश्न है, संविधान के कौन से संशोधन के तहत संसद द्वारा शिक्षा का अधिकार को व्यक्ति के मूल अधिकार के रूप में समाहित किया गया है? संविधान के कौन से संशोधन के तहत संसद द्वारा शिक्षा का अधिकार को व्यक्ति के मूल अधिकार के रूप में समाहित किया गया है? तो दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाएगा वो है 86वां संविधान संशोधन अधिनियम 2002 के माध्यम से। तो यहाँ पर ए नंबर ऑप्शन सही उत्तर। आगे देखिए, भारत में शैक्षिक प्रशासन कितने स्तरीय है? भारत में शैक्षिक प्रशासन कितने स्तरीय है? तो दोस्तों ये 3 स्तरीय है, ठीक है। एक है दोस्तों केंद्रीय स्तर, एक राज्य स्तर और एक स्थानीय स्तर। तो यहाँ पर सी नंबर ऑप्शन सही। आगे देखिए, राजस्थान प्रारंभिक शिक्षा के अधीन कौन सी राजकीय संस्था नहीं है? तो कौन सी राजकीय संस्था नहीं है? तो वो है दोस्तों राजस्थान पाठ्य पुस्तक मंडल जयपुर। यहाँ पर डी नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। आगे देखिए, सीरेट के बारे में कौन सा कथन असत्य है? सीरेट के बारे में कौन सा कथन असत्य है वो बताना है। यहाँ पर देखिए इसका नया नाम RSCERT है वो कर दिया गया है, और सीरेट की स्थापना 11 नवंबर 1978 को हुई, बिल्कुल सही बात है। सीरेट की स्थापना मेहरोत्रा समिति की सिफारिश पर उदयपुर में की गई, बिल्कुल सही है। सीरेट में कुल 8 विभाग नहीं है, सीरेट में कुल 9 विभाग है। तो यहाँ पर अपना इसमें राइट आंसर क्या हो जाएगा? डी नंबर ऑप्शन बिल्कुल सही उत्तर इसमें हो जाएगा, क्योंकि ये कथन है वो असत्य है। आगे देखिए, राजस्थान माध्यमिक शिक्षा बोर्ड का गठन कब किया गया? राजस्थान माध्यमिक शिक्षा बोर्ड का गठन है वो कब किया गया? तो दोस्तों ये किया गया कब? तो ये 4 दिसंबर 1957 को, 4 दिसंबर 1957 को। यहाँ पर राइट आंसर क्या हो जाएगा? बी नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा, ठीक है। आगे देखिए, RSTB यानी कि राजस्थान राज्य पाठ्य पुस्तक मंडल किस सिद्धांत पर कार्य करता है? तो दोस्तों ये कौन से सिद्धांत पर? तो ये न लाभ न हानि के सिद्धांत पर काम करता है। तो यहाँ पर सी नंबर ऑप्शन सही उत्तर। आगे देखिए, राजस्थान के कौन से जिलों में शैक्षणिक दृष्टि से पिछड़े ब्लॉक्स नहीं है? बताइए, राजस्थान के कौन से जिलों में शैक्षणिक दृष्टि से पिछड़े ब्लॉक्स नहीं है? इसका राइट आंसर हो जाएगा वो है सीकर झुंझुनू। यहाँ पर ए नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही, सीकर झुंझुनू। आगे देखिए, सीरेट का पुनर्गठन करके कब राजस्थान राज्य शैक्षिक अनुसंधान एवं प्रशिक्षण परिषद की स्थापना की गई? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा वो है दोस्तों 11 अगस्त 2018, सॉरी यानी कि RSCERT की स्थापना है वो कब की गई? तो ये की गई दोस्तों 14 अगस्त 2018। इसका राइट आंसर बी नंबर ऑप्शन हो जाएगा 14 अगस्त 2018। आगे देखिए, राजस्थान राज्य के सभी विद्यालयों में नियोजन कब से अनिवार्य किया गया है? तो कब से अनिवार्य किया गया है? तो दोस्तों ये 1972-73 से अनिवार्य किया गया है। यहाँ पर बी नंबर ऑप्शन बिल्कुल सही। आगे देखिए, एक अच्छा पर्यवेक्षण सदैव शिक्षकों एवं विद्यार्थियों के विकास और शिक्षण अधिगम प्रक्रिया को सुधारने से संबंधित होता है। पर्यवेक्षण की उक्त परिभाषा किसने दी? तो दोस्तों ये परिभाषा है वो किसने दी थी? तो ये बार्कले ने दी थी। यहाँ पर बी नंबर ऑप्शन बिल्कुल सही, बार्कले ने। आगे देखिए, संपूर्ण गुणवत्ता प्रबंधन यानी कि TQM के क्षेत्र की प्रमुख चुनौती है। तो बताइए इसकी इस क्षेत्र की दोस्तों प्रमुख चुनौती क्या है? तो वो चुनौती है प्रशासनिक चुनौतियां, छात्रों में बढ़ता है संतोष, पाठ्यक्रमों की भिन्नता, उपरोक्त सभी। इसका राइट आंसर हो जाएगा डी नंबर ऑप्शन बिल्कुल सही। आगे देखिए, नेतृत्व की प्रमुख शैली है। दोस्तों नेतृत्व की प्रमुख शैली है वो कौन सी है? तो वो है दोस्तों देखिए, नेतृत्व की प्रमुख शैली लोकतांत्रिक शैली, एक तंत्रीय शैली, हस्तक्षेपीय शैली। तो यहाँ पर इसका राइट आंसर हो जाएगा उपरोक्त सभी, डी नंबर ऑप्शन बिल्कुल सही। आगे देखिए, राज्य स्तर पर समसा की नोडल एजेंसी है। राज्य स्तर पर समसा की नोडल एजेंसी कौन सी है? तो वो है दोस्तों राजस्थान स्कूल शिक्षा परिषद। यहाँ पर बी नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही। आगे देखिए, दीक्षा का आदर्श वाक्य क्या है? दीक्षा का आदर्श वाक्य है वो क्या है? तो दोस्तों वो है हमारे शिक्षक हमारे नायक, हमारे शिक्षक हमारे नायक। यहाँ पर बी नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। आगे देखिए, शिक्षावाणी कार्यक्रम का प्रारंभ कब किया गया? शिक्षावाणी कार्यक्रम का प्रारंभ है वो कब किया गया?
तो दोस्तों ये 11 मई 2020 को शिक्षा वाणी कार्यक्रम का प्रारंभ है वो किया गया। यहाँ पर सी नंबर का जो ऑप्शन है वो इसका बिल्कुल सही उत्तर इसमें हो जाएगा। अब अपन है वो दोस्तों 10 प्रश्न रीजनिंग और मैथ से संबंधित पढ़ेंगे। ठीक है, देखिए ए बी की बहन है, ए है वो, देखिए ए है वो बी की क्या है, बहन है। ठीक है, तो ये दोस्तों माइनस कर लिख देता हूं मैं यहाँ पे। ठीक है, ये बहन है, ए बी की बहन है, किंतु बी ए की बहन नहीं है, यानी कि ये तो भाई हो गया, बी है वो भाई हो गया। तो ए तथा बी दोनों के मध्य संबंध है, तो दोस्तों भाई बहन का संबंध हो गया। तो यहाँ पर अपना इसमें राइट आंसर हो जाएगा बहन और भाई का। यहाँ पर ए नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही उत्तर इसमें हो जाएगा। आगे देखिए रीजनिंग और मैथ के क्वेश्चन आपको ऐसे ही देखने को मिलेंगे। देखिए यदि प्लस का अर्थ इंटू माइनस का अर्थ प्लस इंटू का अर्थ है भाग है, तो ये दोस्तों आपको निशान चेंज करने हैं, ये आप आसानी से कर सकते हैं। जैसे कि यहाँ पे दे रखा है 6 -9 + 8 इंटू 3 भाग 20। तो सबसे पहले अपने को निशान चेंज करना है। तो यहाँ पे 6 माइनस को क्या लिखा गया है, तो दोस्तों माइनस को देखिए, माइनस को प्लस कहा गया तो माइनस को प्लस। ठीक है, 9, फिर प्लस को क्या कहा गया, प्लस को इंटू कहा गया है। शुरू में देखिए प्लस का अर्थ इंटू। ठीक है, तो ये 8। अब इंटू को क्या कहा गया है, तो इंटू को दोस्तों भाग कहा गया है, तो यहाँ पर ये भाग 3। ठीक है, और भाग को क्या कहा गया है, भाग को दोस्तों माइनस कहा गया है, तो यहाँ पे -20। बस क्या करना है, कुछ भी नहीं करना है। यहाँ पे आप देख सकते हैं, इसको अपन ऐसे लिख सकते हैं 6 + 9 इंटू दोस्तों 8 में 3 का भाग देना है। तो या तो आप दोस्तों डायरेक्ट भाग दे दो, यानी कि जैसे कि 3 दूनी 6, यानी कि 2.66 आप लिख सकते हैं। 2.66 -20। ठीक है, ऐसे भी लिख सकते हैं। तो अगर वैसे भी लिखना चाहे तो दोस्तों आप ऐसे भी लिख सकते हैं इसको कि 6 + 9 इंटू 8/3 -20, ऐसे लिख लीजिए। ठीक है, तो दोस्तों सीधा सा मैं आपको बोलूं, देखिए यहाँ पर दोस्तों 8 × 24, तो यहाँ पे 6 + 24 -20, तो इसका उत्तर आ जाएगा दोस्तों 10। सी नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही। आगे देखिए दोस्तों, यहाँ पे एक कॉलोनी में देखिए ये जो सभी तीनों ब्रांड प्रयोग में लेते हैं वो अपने को यहाँ पर बताना है। नॉर्मल क्वेश्चन है, आप कर सकते हैं। ठीक है, ज्यादा कोई खास क्वेश्चन नहीं है। जैसे कि मैं आपको बता दूं कि एक कॉलोनी में नोकिया, सोनी और मोटोरोला नामक 3 ब्रांड के मोबाइल प्रयुक्त किए जाते हैं। 70 परिवार केवल एक ब्रांड को प्रयोग में लाते हैं, 70 परिवार केवल एक को। ठीक है, 47 परिवार ठीक 2 ब्रांड को प्रयोग में लेते हैं, तो 47 परिवार 2 ब्रांड को प्रयोग में लेते हैं। 8 परिवार तीनों ब्रांडों को प्रयोग में लेते हैं, तो दोस्तों 8 परिवार है वो तीनों ब्रांडों को प्रयोग में लेते हैं। और यह माना गया है कि प्रत्येक परिवार कम से कम इन तीनों ब्रांड में से कम एक प्रयोग में लेता है। कितने परिवार ऐसे हैं जो सभी तीनों ब्रांडों को प्रयोग में लेते हैं। ठीक है, तो इसमें कुछ भी नहीं करना दोस्तों। देखिए यहाँ पे 70 और 47 है, इनको प्लस कर दीजिए। 70 और 47 कितने होते हैं, 117। तो 117 परिवार है वो दोस्तों तीनों ब्रांड प्रयोग में लेते हैं, तो यहाँ पर बी नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाएगा। आगे देखिए 6 12 7 6 12 10 8 7 13 12 9 11 7 की माध्यिका है वो क्या है। दोस्तों माध्यिका निकालनी है, इनका सबको टोटल मार दीजिए। इनका सबका टोटल मारोगे तो दोस्तों कितना आ जाएगा, 120। ठीक है, संख्या कितनी है, n संख्या कितनी है, फ्रैक्शनों की संख्या कितनी है, तो दोस्तों देखिए 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13, तो 13 है, तो 120 में 13 का भाग दे दीजिए, कितना आएगा, तो 9.23। यही अपना सही उत्तर हो जाएगा। सी नंबर ऑप्शन बिल्कुल सही। आगे देखिए, एक प्रकाशक द्वारा एक पुस्तक के प्रकाशन में विभिन्न मदों पर किए गए खर्च का ब्यौरा नीचे दिए गए वर्त चित्र में प्रदर्शित किया गया है। इस चित्र का भली भांति अध्ययन करके नीचे दिए गए प्रश्न का उत्तर अपने को देना है। देखिए छपाई 35%, जिल्द 12%, विज्ञापन 18%, रॉयल्टी 15%, विविध 4% और कागज 16% है। यहाँ पर देखिए यदि 5500 प्रतियां
छापी गई हो, विविध खर्च है वो 18,480 रुपए हो तथा प्रकाशक का लाभ 25% हो, तो प्रत्येक प्रति का अंकित मूल्य है वो क्या होगा। तो प्रत्येक प्रति का अंकित मूल्य है वो दोस्तों अपने को यहाँ पर बताना है। आसानी से निकाल सकते हैं आप। उत्तर बता देता हूं दोस्तों, 105 रुपए आएगा इसमें। ठीक है, देखिए 71, 72, 73 और 74 ये प्रश्न दोस्तों आपको खुद को करने हैं, ये आप आसानी से कर सकते हैं। और इनकी जो प्रश्नावली है वो मैं दोस्तों आपको अलग से करवा दूंगा। ठीक है, जैसे कि 75 नंबर का प्रश्न है, इसमें देखिए एक लंबवर्तीय शंकु के आधार का व्यास 4 सेमी तथा उसकी ऊंचाई 2√3 सेमी है, तो शंकु की तिर्यक ऊंचाई क्या होगी। दोस्तों लंबवर्तीय शंकु की त्रिज्या है वो यहाँ पर दे रखी है, तो व्यास दे रखा है तो आधी हो जाएगी, यानी कि 2 सेमी है वो क्या हो जाएगी, त्रिज्या हो जाएगी। और लंबवर्तीय शंकु की ऊंचाई दे रखी है 2√3 सेमी, तो यहाँ पे शंकु की जो तिर्यक ऊंचाई है वो अपन को ज्ञात करनी है। तो दोस्तों कैसे ज्ञात करेंगे, तो यहाँ पे देखिए रूट है दोस्तों आर स्क्वायर, तो यहाँ पे आर कितनी है 2, तो यहाँ पे 2 का स्क्वायर प्लस और दोस्तों ऊंचाई का स्क्वायर, तो यहाँ पर 2√3 का स्क्वायर। ठीक है, बस। तो यहाँ पर दोस्तों कितना हो जाएगा, रूट 4 प्लस 3 दूनी 6, 6 दूनी 12। ठीक है, तो 4 प्लस 12, तो दोस्तों कितना हो जाएगा, 4 और 12 कितने होते हैं, 16, और 16 किसका रूट है, 4 का। तो यहाँ पर इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या हो जाएगा, बी नंबर ऑप्शन बिल्कुल सही। तो दोस्तों ये मैंने आज आपको 7 नंबर का मॉडल पेपर है वो करवा दिया है। फर्स्ट ग्रेड के फर्स्ट पेपर का कुछ चेंजेस करना हो तो आप कमेंट में जरूर बताएं। और आराध्या आरएस एकेडमी के यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, बेल आइकन को दबाएं, वीडियो को लाइक और अपने दोस्तों के पास में शेयर जरूर करें। मिलते हैं दोस्तों नेक्स्ट क्लास में। जय हिंद, जय भारत।